दोस्तों गैम्बिट नाम की एक अपकमिंग मूवी प्रोडक्शन में चल रही है। दोस्तों आपने डेडपुल एंड वुल्वरीन ने डेडपुल 3 के अंदर इस कैरेक्टर को देखा होगा, जो कि एक तरह से एक्शन सीन के अंदर कई एक्शन सीन में हमें देखने को मिला है। तो उसी पर एक बेस मूवी है जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है। क्या है पूरा मानरा पूरी एक तरह से जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देंगे। प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। गैम्बिट एक अप्रकाशित अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है। इसे एक समेन फिल्म श्रृंखला की एक किस्त के रूप में बनाया जाना था। इसके रद्द होने से पहले इस फिल्म को चरित्र के निर्माता क्रिस क्लेरमोंट की कहानी के आधार पर जोश जे ट्यूमर द्वारा लिखा गया था। चैनिंग टैटम को शीर्षक भूमिका में अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। टैटम को एक समेन फिल्मों में गैम्बिट को शामिल करने के शुरुआती प्रयासों के लिए देखा गया था, लेकिन एक समेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन 2009 में उस चरित्र की फिल्म शुरुआत के लिए वह उपलब्ध नहीं थे। इसके बजाय टेलर कित्सच ने चरित्र को चित्रित किया। निर्माता लॉरेन शुलर डोनर ने 2014 की शुरुआत में टैटम को अभिनीत गैम्बिट फिल्म में रुचि व्यक्त की और टैटम ने मई में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। फिल्म तब से विकास के नरक में थी। रूपर्ट व्याट, डग लिमन और गोर वर्बिंस्की ने वर्षों में अलग अलग समय पर फिल्म के निर्देशक के रूप में काम किया। टैटम और उनके निर्माता साझेदार रीड कैरोलिन ने भी निर्देशन के लिए पैरवी की और फिल्म की रिलीज की तारीख को भी कई बार आगे बढ़ाया गया। गैम्बिट को 13 मार्च 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। फिल्म को अपने हाथ में लेने के बाद डिज्नी ने आधिकारिक तौर पर मई 2019 में इसे रद्द कर दिया। टैटम अंततः मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में चरित्र के रूप में दिखाई दिए, जिसमें फिल्म के रद्द होने पर टिप्पणी की गई। प्रारंभिक विकास। निर्माता और स्टार चैनिंग टैटम 2015 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में गैम्बिट का प्रचार करते हुए एक X2 2003 के लिए निर्देशक ब्रायन सिंगर ने स्टंट डबल जेम्स बैमफोर्ड से गैम्बिट के चरित्र के रूप में एक छोटी कैमियो उपस्थिति को फिल्माने के लिए कहा। अंततः इस दृश्य को फिल्म से काट दिया गया और बैमफोर्ड का मानना था कि भविष्य में किसी बेहतर अभिनेता को इस भूमिका के लिए लिया जाएगा। दो सिंगर चाहते थे कि इस किरदार को सीक्वल एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड 2006 में एक बड़ा हिस्सा मिले, जिसमें कीनू रीव्स इस भूमिका में थे, लेकिन अंततः वह उस फिल्म का निर्देशन करने के लिए वापस नहीं आए। तीन सिंगर के जाने के बाद साइमन किनबर्ग और जक पेन की एक नई लेखन टीम को 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए तैयार किया गया था, और हालांकि यह जोड़ी चरित्र को शामिल करना चाहती थी, उन्हें लगा कि फिल्म की कहानियों के लिए अधिक प्रासंगिक नए पात्रों की संख्या को देखते 4 उस निर्णय से पहले जोश होलोवे को इस भाग के लिए देखा गया था, लेकिन एबीसी टेलीविजन सीरीज लॉस्ट के फिल्मांकन कार्यक्रम के कारण वह उपलब्ध नहीं थे। 5 फिर चैनिंग टैटम को इस भूमिका के लिए चुना गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें कास्ट किए जाने से पहले ही चरित्र को स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया था। 6 अक्टूबर 2007 तक ऐसा माना जा रहा था कि गैम्बिट वुल्वरिन स्पिन फिल्म एक्स-मेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में दिखाई देगा, जिसे 2009 में रिलीज किया जाना था। 7 जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण टैटम उस समय भाग के लिए फिर से प्रतिबद्ध नहीं हो पाए। 6 और टेलर कित्सच को अंतः भूमिका में लिया गया। कित्सच ने 3 चित्र सौदे पर हस्ताक्षर किए। 8 फॉक्स के कार्यकारी जेफ काच को विश्वास था कि चरित्र को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम इन चीजों को कैसे विकसित करते हैं और कौन से चरित्र कई फिल्मों के बीच संक्रमण कर सकते हैं, इसमें रणनीति का एक स्तर है। यह दर्शाता है कि चरित्र अपनी खुद की स्टैंडअलोन फिल्म में आगे बढ़ सकता है, जैसा कि रयान रेनॉल्ड्स की डेडपूल के साथ योजना थी। 9 हालांकि वुल्वरिन को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। सितंबर 2013 में
टैटम ने कित्सच से भूमिका लेने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा, गैम्बिट मेरा पसंदीदा है। मैं न्यू ऑरलियंस से हूं, उस क्षेत्र के आसपास। मेरे पिता न्यू ऑरलियंस से है और मुझे कैजुन उच्चारण करना पसंद है। मैं इसे वास्तव में कर सकता हूं। हालांकि टेलर कित्सच पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे वास्तव में उनका गैम्बिट पसंद है, लेकिन मैं हमेशा कैजुन लोगों के बीच रहा हूं। गैम्बिट हमेशा महिलाओं से प्यार करने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला लड़का था। वह सभी सुपरहीरो में पंक रॉक था। एक्स-मेन फ्रेंचाइज निर्माता लॉरेन शुलर डोनर ने जनवरी 2014 में खुलासा किया कि उन्होंने टैटम के साथ गैम्बिट फिल्म की योजना बनाना शुरू कर दिया है। उसने कहा कि यह एक बड़ी फिल्म होने की जरूरत नहीं है। यह न्यू ऑरलियंस में एक चोर है। यह पूरी तरह से अलग कहानी है। टैटम बोर्ड पर है और मुझे स्टूडियो को बोर्ड पर लाना है। 11 उस मई में टैटम ने आधिकारिक तौर पर एक गैम्बिट फिल्म में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य एक नई स्टैंडअलोन फ्रेंचाइजी शुरू करना था। वह एक्स-मेन एपोकैलिप्स 2016 में चरित्र के अपने संस्करण को पेश करेगा। 12 अक्टूबर तक निर्माता फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रहे थे और एक लेखक की तलाश कर रहे थे। 13 जोश जेट्यूमर को महीने के अंत में भूमिका में रखा गया, जो गैम्बिट के कॉमिक निर्माता क्रिस क्लेरमोंट द्वारा कहानी के उपचार पर काम कर रहे थे। डोनर और किनबर्ग के साथ टैटम अपनी कंपनी फ्री एसोसिएशन के रीड कैरोलिन के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे। 14 जनवरी 2015 में फॉक्स ने फिल्म को 7 अक्टूबर 2016 को रिलीज की तारीख दी। 15 कई महीनों में टैटम ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए बेनेट मिलर, डैरेन एरोनोफ्स्की, गैरेट इवांस और जेसी चंदोर से संपर्क किया, लेकिन सभी ने उसे ठुकरा दिया। 17 शॉन लेवी से भी टैटम ने किसी समय संपर्क किया था। 18 मई में जेटूमर ने स्क्रिप्ट का अपना पहला ड्राफ्ट पूरा किया, जिसे टैटम ने एक हत्यारा मूल कहानी के रूप में वर्णित किया, जिसने इन फिल्मों के कुछ ट्रॉप्स को बदल दिया। रूपर्ट व्याट जून 2015 में रूपर्ट व्याट ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 20 टैटम ने कहा, हमें आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके बारे में मुझे वाकई विश्वास है कि वह गैम्बिट बनाना चाहता है। टैटम ने कहा कि यह फिल्म सुपरहीरो फिल्मों के बीच वास्तव में एक अनूठा अवसर थी और अब वह एपोकैलिप्स में दिखाई देने के लिए तैयार नहीं थी। 21 उन्होंने कैरोलिन के कॉलेज के दोस्त जादूगर डेविड क्वोंग से इस हिस्से के लिए ताश फेंकना और हाथ की सफाई के गुर सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मांकन उस वर्ष अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में न्यू ऑरलियंस में शुरू होने वाला था। 22 जुलाई के अंत तक माना जाता था कि फिल्म दुनिया के अंत के दाव के बजाय डकैतों और चोरों पर केंद्रित होगी, लेकिन फॉक्स भी तमाशा बढ़ाना चाहता था। 23 मुख्य महिला भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों का परीक्षण किया जा रहा था, जिनमें लेया सेडॉक्स भी शामिल थीं। 24 जुलाई 2015 के अंत में टैटम फॉक्स के साथ अपने अनुबंध पर फिर से बातचीत कर रहे थे और माना जा रहा था कि फॉक्स की मंशा टैटम को श्रृंखला के पूर्व मुख्य पात्र जेम्स लोगान, हाउलेट बटा वुल्वरिन के रूप में ह्यूग जैकमैन की आसन्न सेवानिवृत्ति के बाद फ्रेंचाइजी के एंकर पात्रों में से एक बनाने के कारण वह परियोजना से बाहर होने के करीब थे। टैटम के लिए यह एक बड़ी प्रतिबद्धता होगी। 24-25 बैकएंड मुआवजा भी एक मुद्दा था। कुछ ही दिनों में मुद्दे सुलझ गए और टैटम एक बार फिर से अभिनय और निर्माण के लिए तैयार हो गए। यह कहा गया कि टैटम द्वारा परियोजना के लिए पहले ही की गई प्रतिबद्धताओं के कारण उनकी भागीदारी शायद ही किसी वास्तविक खतरे में थी। 25 रेबेका फर्ग्यूसन और एबी ली भी बेलाडोना बॉड्रिक्स की गर्मजोशी से लड़ी गई महिला प्रधान भूमिका के लिए परीक्षण कर रहे अगस्त के अंत तक सेडॉक्स को इस भूमिका में लिया गया। 27 सितंबर में वायट ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि इसके शेड्यूल में बदलाव के कारण एक अन्य प्रोजेक्ट के साथ टकराव हुआ जिसके लिए
वह प्रतिबद्ध थे। 28 ऐसा माना जाता है कि वायट स्क्रिप्ट को फिर से लिखने और जिस दुनिया को वह फिल्मा रहे हैं उसकी कल्पना करने की इच्छा के कारण फिल्म का निर्देशन करने को लेकर संकोची हो गए थे, जिससे फॉक्स, टैटम और किनबर्ग के साथ स्क्रिप्ट पर मतभेद हो गए। 29 वायट ने बाद में मार्च 2019 में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि स्टूडियो ने फैंटास्टिक फॉर 2015 की वित्तीय विफलता के बाद बजट में काफी कटौती की, लेकिन उत्पादन की शुरुआत से पहले नए बजट से मेल खाने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए तैयार नहीं थे, जो तब लगभग 10 सप्ताह दूर था। 30 डॉग लिमन। डग लिमन नवंबर 2015 में निर्देशक के रूप में फिल्म में शामिल हुए, लेकिन स्क्रिप्ट संबंधी चिंताओं के कारण अगस्त 2016 में छोड़ दिया। फॉक्स ने फिल्म की रिलीज की तारीख को बनाए रखने की उम्मीद में वायट के संभावित प्रतिस्थापनों के साथ उग्र रूप से मिलना शुरू कर दिया, जिसमें निर्देशक डग लिमन, जो कॉर्निश, शेन ब्लैक और एफ गैरी ग्रे शामिल थे। नवंबर 2015 में लिमन फिल्म को लेने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 31 उन्होंने पहले ही टैटम, कैरोलिन, जेट्यूमर और किनबर्ग के साथ पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया था। उत्तरार्ध ने उल्लेख किया कि एक समेन फ्रेंचाइजी अपरिवर्तनीय आर-रेटेड डेडपूल 2016 के साथ अलग-अलग स्वरों में फैलना शुरू कर रही थी और गैम्बिट का अपना अलग स्वाद और लहजा होगा। यह एक तरह से डकैती वाली फिल्म और एक सेक्सी थ्रिलर की तरह होगी। 32 जनवरी में फिल्मांकन मार्च 2016 के लिए निर्धारित किया गया था। 33फॉक्स ने आधिकारिक तौर पर फरवरी 2016 में गैम्बिट को अक्टूबर रिलीज की तारीख से हटा दिया। 34 लिमन ने जल्द ही गैम्बिट स्क्रिप्ट के नए मसौदे का इंतजार करते हुए फिल्म द वॉल 2017 का निर्देशन करने का फैसला किया, फिर 2016 के अंत में गैम्बिट पर निर्माण शुरू करने का इरादा किया। टैटम और कैरोलिन फिल्म के लिए फिर से लिखने और एक अलग रचनात्मक दिशा अपनाने के लिए एक नए लेखक की तलाश कर रहे थे, जबकि लिमन से वायट की सेडॉक्स की कास्टिंग को हटाने और खुद से शुरुआत करने की उम्मीद थी। 35 किनबर्ग ने मई में बताया कि समूह सामूहिक रूप से फिल्म की स्क्रिप्ट से नाखुश था, लेकिन अब इसे पूरा करने के बहुत करीब थे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात टोन और आवाज को सही करना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि गैम्बिट डेडपूल जैसा हो, एक समान ब्रह्मांड के भीतर एक नई फ्रेंचाइज की शुरुआत। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इसे सही करें। 36जुलाई में किनबर्ग ने गैम्बिट की स्क्रिप्ट की प्रशंसा की और कहा कि अब वे 2017 की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू करने का लक्ष्य बना रहे हैं। 37 हालांकि लिमन ने अगले महीने फॉक्स के साथ आपसी विभाजन में परियोजना छोड़ दी, इसके बजाय डीसी कॉमिक्स आधारित फिल्म डार्क यूनिवर्स का निर्देशन करना चुना। 38 लिमन ने बाद में बताया कि वह पूरी तरह से स्क्रिप्ट के बारे में है और मैं इसे महसूस नहीं कर रहा था। मुझे स्क्रिप्ट से जुड़ना होगा। अक्टूबर में किनबर्ग ने पुष्टि की कि वे जिस फिल्म का संस्करण विकसित कर रहे थे वह उनकी पिछली योजनाओं से काफी अलग था। यही वजह है कि टोन एक डकैती फिल्म से रोमांटिक कॉमेडी में बदल गया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि गैम्बिट के अभी भी चोर होने के कारण डकैती के कुछ तत्व फिल्म में रह गए, लेकिन फोकस गैम्बिट और बेलाडोना के बीच एक प्रेम कहानी पर होगा। 67 किनबर्ग ने नई दिशा की तुलना मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ 2005 से की, जिसे उन्होंने लिखा था, साथ ही द फिलाडेल्फिया स्टोरी 1940 और हिज गर्ल फ्राइडे 1940। 68 उस समय स्क्रीन रेंट के डैनियल वोबर ने कहा कि फिल्म, जिसे उन्होंने 2014 से विकास नरक के रूप में वर्णित किया था, वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा फॉक्स का अधिग्रहण पूरा होने के बाद रद्द होने की संभावना थी, क्योंकि मार्वल स्टूडियो एक्स-मेन। जनवरी 2019 में यह बताया गया कि टैटम अभिनय के साथ-साथ फिल्म का निर्देशन करने में भी रुचि रखते थे। 70 टैटम और कैरोलिन सहनिर्देशक होते, कुछ ऐसा जो स्टूडियो के लिए उत्सुक नहीं था, यह देखते हुए कि दोनों ने पहले कभी निर्देशन नहीं किया था।
71 अगले महीने डोनर ने खुलासा किया कि गैम्बिट फॉक्स की बाकी मार्वल फिल्मों के साथ डिज्नी द्वारा फॉक्स के अधिग्रहण के पूरा होने तक होल्ड पर था। 72 अधिग्रहण पूरा होने के एक हफ्ते बाद किनबर्ग ने कहा कि फिल्म का मूल्यांकन मार्वल द्वारा किया जा रहा था। 73 मई 2019 में गैम्बिट को आधिकारिक तौर पर डिज्नी द्वारा रद्द कर दिया गया और इसे इसके रिलीज शेड्यूल से हटा दिया गया। 74 मई 2020 फरवरी 2022 में कैरोलिन ने फिल्म को एक रोमांटिक कॉमेडी सुपरहीरो फिल्म बताया जिसकी रेटिंग आर थी और डेडपूल के समान स्वर था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फिल्म के लिए कलाकारों का चयन हो चुका था और न्यू ऑरलियंस में शूटिंग शुरू करने की प्रत्याशा में प्रोडक्शन ऑफिस स्थापित कर रहे थे, जब डिज्नी ने इस परियोजना को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप टैटम को सभी मार्वल कॉमिक्स आधारित अनुकूलन के लिए आघात हुआ। टैटम और कैरोलिन दोनों ही परियोजना और चरित्र में लौटने के लिए तैयार थे, हालांकि निर्देशक के रूप में नहीं, क्योंकि टैटम को लगा कि इस निर्णय ने परियोजना को बर्बाद कर दिया। 71मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डेडपूल और वुल्वरिन में गैम्बिट के रूप में चैनिंग टैटम। टैटम मार्वल स्टूडियोज एमसीयू फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में चरित्र के रूप में दिखाई दिए। 76 कॉमिक सटीक पोशाक पहने और गैम्बिट के अस्पष्ट काजुन उच्चारण का उपयोग करते हुए। 77 अन्य पात्रों के साथ उनकी लाइनें और बातचीत ने गैम्बिट फिल्म बनाने के असफल प्रयासों को संदर्भित किया। 77 78 टैटम ने स्टार और सहलेखक रयान रेनॉल्ड्स के प्रयासों और फिल्म में चरित्र को शामिल करने के समर्थन की सराहना की। टैटम का मानना था कि सोलो फिल्म के रद्द होने के बाद उन्हें कभी गैम्बिट को चित्रित करने का मौका नहीं मिला होगा। 79 शॉन लेवी उन निर्देशकों में से एक जिन्हें टैटम ने गैम्बिट का निर्देशन करने के लिए संपर्क किया था, ने डेडपूल एंड वुल्वरिन का निर्देशन किया था। 18 फिल्म की रिलीज के बाद टैटम ने उम्मीद जताई कि उनके आने के बाद गैम्बिट फिल्म में दिलचस्पी फिर से बढ़ सकती है। उन्होंने मार्वल को इस परियोजना को बनाने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया, जबकि यह स्वीकार किया कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि डिज्नी के सीईओ बॉब इगर और मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे क्या फैसला लेते हैं। 80 इंस्टाग्राम स्टोरी में गैम्बिट फिल्म के निर्माण की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए रेनॉल्ड्स ने इस परियोजना के लिए टैटम के साथ काम करने में अपनी रुचि व्यक्त की, या तो वेड विल्सन बटा डेडपूल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराकर या किसी अन्य तरीके से उत्पादन में सहायता करके। ब्रायन जे सिंगर जन्म 16 सितंबर 1965 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वे बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस के संस्थापक हैं और उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित लगभग सभी फिल्मों का निर्माण किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से स्नातक करने के बाद सिंगर ने अपनी पहली लघु फिल्म लायंस डेन 1988 का निर्देशन किया। उस फिल्म के आधार पर उन्हें अपनी अगली फिल्म पब्लिक एक्सेस 1993 के लिए वित्तपोषण मिला, जो 1993 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार की सहविजेता थी। 1990 के दशक के मध्य में सिंगर को नियोनोइर क्राइम थ्रिलर द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 के निर्देशन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने एक और थ्रिलर एप्ट प्यूपिल 1998 बनाई, जो एक लड़के के नाजी युद्ध अपराधी के प्रति आकर्षण के बारे में स्टीफन किंग के उपन्यास का रूपांतरण था। 2000 के दशक में वे एक्समैन 2000 जैसी बड़े बजट की सुपरहीरो फिल्मों के लिए जाने गए, जिसके लिए सिंगर ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 2000 का सैटर्न पुरस्कार जीता। इसके सीक्वल X2 2003 और सुपरमैन रिटर्न्स 2006। इसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक थ्रिलर वाल्किरी 2008 का निर्देशन किया। एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011 का सहलेखन सहनिर्माण किया और फंतासी एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर 2013 का निर्देशन किया। साथ ही 2 और एक्समैन फिल्में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 और एक्समैन एपोकैलिप्स 2016 का निर्देशन किया।
सिंगर ने क्वीन की जीवनी पर आधारित फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी 2018 का भी निर्देशन किया, हालांकि कलाकारों और क्रू के साथ झड़पों के कारण उन्हें फिल्मांकन के दौरान निकाल दिया गया था। प्रारंभिक जीवन। सिंगर का जन्म 1965 या 1966 में हुआ था। और उन्हें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेस सिंडेन और कॉरपोरेट कार्यकारी नॉर्बर्ट डेव सिंगर ने गोद लिया था। 3 वे न्यू जर्सी के वेस्ट विंडसर टाउनशिप में एक यहूदी घराने में पले बड़े। अपनी शुरुआती किशोरावस्था में उन्होंने 8 मिमी फिल्में बनाने के साथ साथ फोटोग्राफी के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। 4 उन्होंने वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल, अब इसका नाम बदलकर वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल साउथ कर दिया गया है, में दाखिला लिया और 1984 में स्नातक किया। 5-6 उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में 2 साल तक फिल्म निर्माण का अध्ययन किया और बाद में लॉस एंजिल्स में यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने क्रिटिकल स्टडीज प्रोग्राम का पालन किया। 7. आजीविका। 1980 से 1990 का दशक। सिंगर ने 1988 में लायंस डेन नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें उनके कई दोस्त शामिल थे, जिनमें अभिनेता एथन हॉक भी शामिल थे, जिन्हें वे न्यू जर्सी में अपने बचपन से जानते थे, और संपादक जॉन ओटमैन थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक दोस्त की लघु फिल्म पर काम करने के दौरान हुई थी। 8-9 लायंस डेन की स्क्रीनिंग के बाद सिंगर को टोकुमा जापान प्रोडक्शन से किसी ने संपर्क किया, जो एक जापानी कंपनी थी जो कम बजट की फिल्मों की एक श्रृंखला को वित्तपोषित करने में रुचि रखती थी। 10 सिंगर ने एक अवधारणा पेश की जो अंतः फिल्म पब्लिक एक्सेस 1993 बन गई। ओटमैन ने फिर से संपादक के रूप में काम किया, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म के लिए स्कोर भी तैयार किया। 1993 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को रूबी इन पैराडाइज के साथ ग्रैंड जूरी पुरस्कार का सहविजेता नामित किया गया था। 11 1994 में उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज की प्रसिद्ध पंक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए प्रोडक्शन कंपनी बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस की स्थापना की। इसके बाद सिंगर ने द उजुअल सस्पेक्ट्स का निर्देशन किया, जिसे 1995 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित किया गया। उद्धरण वांछित। यह एक सफलता थी जिसने क्रिस्टोफर मैकक्वेरी को सर्वश्रेष्ठ लेखन, मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार और अभिनेता केविन स्पेसी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार दिलाया। उद्धरण वांछित। 1998 में सिंगर ने स्टीफन किंग के उपन्यास एप्ट प्यूपिल को अनुकूलित करने के अधिकार प्राप्त किए, जो एक अखिल अमेरिकी लड़के के बारे में एक थ्रिलर है जो यह पता लगाता है कि एक नाजी युद्ध अपराधी उसके पड़ोस में रहता है। 12 सिंगर के फिल्म रूपांतरण में सर इयान मैककेलेन, ब्रैड रेनफ्रो और डेविड श्विमर ने अभिनय किया। 付2千。कॉमिक कॉन 2006 में गायक। 2000 के दशक की शुरुआत में सिंगर इसी नाम की चक बैरिस की किताब पर आधारित कन्फेशंस ऑफ ए डेंजरस माइंड का निर्देशन करने की उम्मीद कर रहे थे। 13 बाद में इस फिल्म का निर्देशन जॉर्ज क्लूनी ने मीरामैक्स फिल्म्स के लिए किया, जिसमें सैम रॉकवेल मुख्य भूमिका में थे। फरवरी 2001 में सिंगर स्टूडियो यूएसए, अब एनबीसी यूनिवर्सल टेलीविजन स्टूडियो के लिए एक नई बैटलस्टार गैलाक्टिका टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। बीबीसी न्यूज से बात करते हुए सिंगर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गैलाक्टिका ब्रांड एक सोया हुआ दिग्गज है। यह एक ऐसा शो था जिसे मैंने इसके शुरुआती दौर के दौरान देखा था, पायलट से लेकर अंतिम एपिसोड तक। सार और ब्रांड नाम ऐसे माहौल में काफी शक्तिशाली है जहां विज्ञानफाई प्रोग्रामिंग की भारी कमी है। 14 सिंगर ने अंततः इस परियोजना को छोड़ दिया, जिसे साइंस फिक्शन चैनल पर एक अन्य टीम द्वारा निर्मित किया गया था। सिंगर ने सुपरहीरो फिल्में एक्स-मेन 2000 और एक्स-2 2003 निर्देशित कीं, जो व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। 2004 के मध्य में सिंगर 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहे थे,
जब उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए सुपरमैन रिटर्न्स निर्देशित करने पर सहमति जताई। परिणामस्वरूप 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने सिंगर की प्रोडक्शन कंपनी बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस के साथ अपना प्रोडक्शन डील समाप्त कर दिया। शो सुपरमैन रिटर्न्स को 2005 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया था और 28 जून 2006 को रिलीज किया गया था। सिंगर ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा चरित्र की प्रशंसा की और उसके साथ पहचान की, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि वह और सुपरमैन दोनों अनाथ है। उन्होंने कहा कि वह क्रिस्टोफर रीव अभिनीत 1978 की फिल्म और एलेक्स रॉस की कॉमिक से प्रेरित थे। 16 2009 में वाल्किरी के प्रीमियर पर सिंगर। अगस्त 2009 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि सिंगर 1970 के दशक के उत्तरार्ध की बैटलस्टार गैलाक्टिका टेलीविजन श्रृंखला की एक बड़ी स्क्रीन पुनर्कल्पना का निर्देशन और निर्माण करेंगे, जो कि सिफी चैनल पुनर्कल्पित श्रृंखला से कोई सामग्री नहीं खींचेगी। 17 द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार 10 सितंबर 2009 को यह घोषणा की गई कि एनबीसी ने सिंगर और ब्रायन फुलर के साथ ऑगस्टेन बरोज के टेलीविजन को एक काल्पनिक होम शॉपिंग नेटवर्क के बारे में एक श्रृंखला में रूपांतरित करने के लिए साझेदारी की है। 18 न तो परियोजना अंतः निर्मित की गई थी। 16 दिसंबर 2009 को जेम्स कैमरून की अवतार के प्रीमियर पर सिंगर ने पुष्टि की कि वह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए जैक द जायंट स्लेयर 2013 का निर्देशन करेंगे और उन्होंने एक्समेन फर्स्ट क्लास करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। 19 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। 20 लेकिन दोनों परियोजनाओं के बीच संघर्ष के कारण सिंगर फर्स्ट क्लास पर केवल एक निर्माता और सहपटकथा लेखक बने रहे। 21 और मैथ्यू वॉन ने निर्देशकीय कर्तव्यों को संभाला। सिंगर को हॉलीवुड में बाल यौन शोषण पर 2014 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन ओपन सीक्रेट में उद्धृत किया गया था, लेकिन ईगन के आरोपों का विवरण फिल्म के निर्माण के दौरान ईगन द्वारा अपना मुकदमा वापस लेने के बाद छोड़ दिया गया था। 69 लेखक ब्रेट ईस्टन एलिस ने आरोप लगाया कि उनके दो पूर्व साथी सिंगर और साथी निर्देशक रोलैंड एमेरिच द्वारा आयोजित कम उम्र की सेक्स पार्टियों में शामिल हुए थे। 71 2017 मुकदमा। 7 दिसंबर 2017 को सीजर सांचेज गुज़मैन ने सिंगर के खिलाफ वाशिंगटन में मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2003 में निर्देशक द्वारा 17 साल की उम्र में उनका बलात्कार किया गया था। 72 सिंगर ने आरोपों से इनकार किया और खुद को लोगों की नज़रों से दूर कर लिया। 73 मुकदमे की घोषणा के बाद यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स ने अपने डिवीजन ऑफ सिनेमा एंड मीडिया स्टडीज प्रोग्राम से सिंगर का नाम हटा दिया। 74 एक ऐसी कार्रवाई जिसके लिए पहले स्कूल में छात्रों द्वारा उनके खिलाफ कई आरोपों के कारण याचिका दायर की गई थी। 75 जून 2019 में सांचेज गुज़मैन के दिवालियापन ट्रस्टी नैन्सी जेम्स ने $150,000 के समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की, जिसमें इस बात के सबूत न होने का हवाला दिया गया कि सिंगर उस याट पार्टी में शामिल हुए थे जहां कथित हमला हुआ था। सिंगर के वकील एंड्रयू ब्रेटलर ने कहा कि सिंगर ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है और दिवालियापन ट्रस्टी के साथ मामले को सुलझाने का फैसला पूरी तरह से एक व्यावसायिक फैसला था। समझौते का ज्यादातर हिस्सा लेनदारों और मामले के प्रशासकों को भुगतान करने में जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा सांचेज गुज़मैन को आवंटित किया जाएगा। 76 2019 के आरोप। यह भी देखे वेनस्टीन प्रभाव। 23 जनवरी 2019 को एलेक्स फ्रेंच और मैक्सिमिलियन पॉटर ने द अटलांटिक में एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें 4 और पुरुषों ने आरोप लगाया कि सिंगर ने उनके साथ कम उम्र में यौन उत्पीड़न किया था। 77, 78, 79 लेख में यह भी दावा किया गया है कि सांचेज गुज़मैन का 2017 का मुकदमा तब रुका हुआ था जब सिंगर की कानूनी टीम ने सांचेज गुज़मैन की रिपोर्ट आंतरिक राजस्व सेवा और अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को की थी, हालांकि सिंगर के वकीलों में से एक ने इस पर विवाद किया था। 77, 80 पुरुषों के आरोपों के जवाब में सिंगर ने उनके साथ
किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और पत्रकारों को होमोफोबिक बताया। 77、81、82。 नए आरोपों के मद्देनजर ग्लाड ने वर्ष के ग्लाड मीडिया अवार्ड उत्कृष्ट फिल्म वाइड रिलीज श्रेणी में के लिए बोहेमियन रैप्सोडी का नामांकन वापस ले लिया क्योंकि सिंगर ने द अटलांटिक कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए यौन उत्पीड़न के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए होमोफोबिया का गलत इस्तेमाल किया। 83-84 टाइम्स अपने ट्विटर पर इस फैसले की सराहना करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, ब्रायन सिंगर के व्यवहार के बारे में हाल ही में लगे आरोप भयावह है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। 85-83 86 87 6 फरवरी को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने उनके खिलाफ आरोपों के कारण सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बफ्ता पुरस्कार के लिए बोहेमियन रैप्सोडी के नामांकन से सिंगर का नाम हटा दिया। 88、89。 11 फरवरी को मिलेनियम फिल्म्स ने कहा कि रेड सोंजा, एक फिल्म जिसे सिंगर को निर्देशक के रूप में जोड़ा गया था, अब उनकी फिल्मों की सूची में नहीं थी। कंपनी के संस्थापक एवी लर्नर ने पहले आरोपों के बावजूद सिंगर को काम पर रखने का बचाव किया था। लर कित्सच, जन्म 8 अप्रैल 1981, एक कनाडाई अभिनेता और मॉडल है। उन्हें एनबीसी टेलीविजन सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 2011 में टिम रिगिन्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक्समेन ओरिजिन्स, वुल्वरिन 2009, बैटलशिप 2012, जॉन कार्टर 2012, सैवेज 2012, लोन सर्वाइवर 2013, द ग्रैंड सेडक्शन 2014, अमेरिकन असैसिन 2017, ओनली द ब्रेव 2017 और 21 ब्रिजेस 2019 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। कित्सच ने HBO सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में पॉल वुड्रूक के रूप में अभिनय किया। टेलीविजन फिल्म द नॉर्मल हार्ट 2014 में ब्रूस नाइल्स के रूप में दिखाई दिए। पैरामाउंट नेटवर्क मिनिसीरीज वाको 2018 में डेविड कोरेश का किरदार निभाया और अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज द टर्मिनल लिस्ट 2022 में CIA ग्राउंड ब्रांच ऑपरेटिव बेन एडवर्ड्स की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। किच का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना में हुआ था। उनकी मां सुसान ग्रीन BC लिकर बोर्ड में काम करती थीं, जबकि उनके पिता ड्रू किच निर्माण क्षेत्र में काम करते थे। 2-3 जब वह 1 वर्ष का था, तब उसके माता-पिता अलग हो गए और उसे और उसके 2 बड़े भाइयों, ब्रॉडी 4 और दमन को उनकी मां ने एक मोबाइल होम पार्क में पाला। 5-6 उसकी 2 छोटी सौतेली बहनें भी है। किच पोर्ट मूडी और अनमोर में रहता था। 7 उन्होंने कोक्विटलैम में ग्लेनीगल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। 8 किच ने 3 साल की उम्र में आइस हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। 9 और ब्रिटिश कोलंबिया हॉकी लीग में लैंगली हॉर्नेट्स के लिए जूनियर आइस हॉकी खेली, इससे पहले कि 2002 में घुटने की चोट ने उनका करियर समाप्त कर दिया। 10 आजीविका। IMG के साथ मॉडलिंग करने का अवसर प्राप्त करने के बाद कित्सच 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए। उन्होंने वहां भी अभिनय का अध्ययन किया और एक पोषण विशेषज्ञ और व्यक्तिगत प्रशिक्षक बन गए। 11 न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए वे बेघर थे और आधी रात को मेट्रो ट्रेनों में सोते थे। 12 2004 में वे लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने डीजल और एबरक्रॉम्बी एंड फिच के लिए मॉडलिंग की। 12-13 वे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जॉन रूसो की सीमित संस्करण वाली कॉफी टेबल बुक अबाउट फेस में भी दिखाई दिए। 14 2006 में कित्सच को NBC स्पोर्ट्स टीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए चुना गया, जो पीटरबर्ग की 2004 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित थी और टेक्सास के काल्पनिक शहर डिलन में सेट थी। 5 सीजन के लिए कित्सच ने टिम रिगिन्स की भूमिका निभाई, जो एक हाई स्कूल का छात्र है जो डिलन पैंथर्स का फुलबैक बटा रनिंग बैक है। 15 इस श्रृंखला का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में आलोचकों और 7.7 मिलियन से
अधिक दर्शकों से महत्वपूर्ण प्रशंसा के साथ हुआ। 16 कित्सच ने टेलीविजन श्रृंखला के संभावित फिल्म सीक्वल में अपनी भूमिका को दोहराने से इनकार कर दिया है। 17 उन्होंने स्टीवन स्ट्रेट, सेबेस्टियन स्टेन, लॉरा रामसे, टोबी हेमिंग्वे, जेसिका लुकास और चेस क्रॉफर्ड के साथ द कॉवनेंट फरवरी 2008 में, उन्होंने मई 2009 में रिलीज हुई एक्समैन फ्रेंचाइज स्पिन-ऑफ एक्समैन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में गैम्बिट की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। प्रशंसकों के पसंदीदा चरित्र गैम्बिट के बारे में कित्सच कहते हैं, मैं उसके बारे में जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास क्या अनुयायी है। मुझे यकीन है कि मैं अभी भी उससे परिचित होने जा रहा हूं। मुझे वह चरित्र पसंद है, मुझे उसकी शक्तियां पसंद है, और मुझे वह पसंद है जो उन्होंने उसके साथ किया। मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे अनुभव में उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बनाना और उसमें जाना एक आशीर्वाद था। मैं इसके लिए उत्साहित हूं, कम से कम इतना तो कह सकता हूं। 18 2010 में कित्सच ने स्टीवन सिल्वर की द बैंग बैंग क्लब में अभिनय किया, जो दक्षिण अफ्रीका में सेट एक ऐतिहासिक नाटक है जो रंगभेद के अंतिम खूनी दिनों का दस्तावेज है। 19 उन्हें रयान फिलिप और मालिन एकरमैन के साथ फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की भूमिका निभाने के लिए 2 महीनों में 35 पाउंड वजन कम करना पड़ा। 20 नवंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने कित्सच को युवा पुरुष अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया, जो हॉलीवुड को नए ए-लिस्ट के रूप में संभालने के लिए धक्का दे रहा है या धकेला जा रहा है। 21 एडगर राइस बरोज के फंतासी उपन्यास ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित 2012 की डिज्नी फिल्म जॉन कार्टर, जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, कित्सच ने कहा, मुझे जॉन कार्टर पर बहुत गर्व है। बॉक्स ऑफिस मुझे एक व्यक्ति या एक अभिनेता के रूप में मान्य नहीं करता है। 23 मई 2012 में कित्सच ने पीटरबर्ग की बैटलशिप में हेस्ब्रो के खिलौने के खेल पर आधारित लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर के रूप में अभिनय किया। 24 फिल्म ने बर्ग और पूर्व फ्राइडे नाइट लाइट्स के सह कलाकार जेसी प्लेमंस के साथ उनके पुनर्मिलन को चिह्नित किया। 25 जुलाई 2012 में उन्होंने ब्लेक लाइवली, सल्मा हायेक और आरोन टेलर जॉनसन के साथ ओलिवर स्टोन की सेवेज में अभिनय किया। हिटफिक्स के फिल्म समीक्षक ड्रू मैक्वीनी ने जॉनसन के साथ कित्सच के बंधन के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, जिसे उन्होंने न केवल विश्वसनीय बल्कि पूरी फिल्म में जीवंत और प्रामाणिक बताया। मैक्वीनी ने लिखा, 26 2013 में कित्सच ने द ग्रैंड सेडक्शन में अभिनय किया, जो कि जीन फ्रांसवा पुलियोट की फ्रेंच कैनेडियन ला ग्रांडे सेडक्शन 2003 की रीमेक थी, जिसे डॉन मैककेलर ने निर्देशित किया था। 27 और पीटरबर्ग फिल्म लोन सर्वाइवर, जो मार्कस लुट्रेल की किताब पर आधारित थी। 28 वह रयान मर्फी की द नॉर्मल हार्ट में जिम पार्सन्स, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क रफालो के साथ अभिनय करते हैं, जो 25 मई 2014 को HBO पर प्रसारित हुआ था। 29 कित्सच द रेड के अमेरिकी रीमेक में मुख्य भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे। 30 रीमेक कभी वास्तविकता नहीं बन पाई। कित्सच ने ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में विंस वॉन, रेचल मैकएडम्स और कॉलिन फेरेल के साथ अभिनय किया। 2017 में कित्सच ने अमेरिकन असैसिन और ओनली द ब्रेव में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने पैरामाउंट चैनल की मिनिसीरीज वाको में पंथ नेता डेविड कोरेश की भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में यह घोषणा की गई कि कित्सच की एक इन डेवलपमेंट सीरीज थी जो HBO में उतरी। सन्स ऑफ एनार्की के लेखक जॉन बारचेस्की और निर्देशक मैट शाकमैन की इस सीरीज में कित्सच कलाकारों का नेतृत्व करते और सीरीज का निर्माण करते नजर आएंगे। 2019 में कित्सच ने चैडविक बोसमैन और सियाना मिलर के साथ 21 ब्रिजेस में अभिनय किया। इसके अलावा 2019 में यह घोषणा की गई कि कित्सच नील ब्लोमकैंप की इन्फर्नो में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। 2020 में कित्सच ने जर्मन टीवी श्रृंखला द डिफीटेड में अभिनय किया, जिसमें माइकल सी. हॉल,
लोगन मार्शल ग्रीन, नीना होस और टुपेंस मिडल्टन भी थे। उन्हें कॉल्सन बेकर, जिन्हें मशीन गन केली के रूप में बेहतर जाना जाता है, को फिल्म सैवेज साल्वेशन में बदलने के लिए चुना गया था, जहां उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और जॉन माल्कोविच के साथ अभिनय किया था। कित्सच अज्ञात कारणों से बाहर हो गए, उनकी जगह जैक हस्टन ने ले ली। 2021 की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि कित्सच एंटोनी फुकुआ की द टर्मिनल लिस्ट में क्रिस प्रैट के साथ बेन एडवर्ड्स के रूप में अभिनय करेंगे। बाकी कलाकारों में रिले केओआ, कॉन्स्टेंस वू और जीन ट्रिपलहॉर्न शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। कित्सच ने 2012 में टेक्सास के ऑस्टिन झील पर 3.64 एकड़ 1.47 हेक्टेयर जमीन खरीदी, 32 और 2015 में वहां एक घर बनाना शुरू किया। 33 कित्सच वर्तमान में बोजमैन, मोंटाना में रहते हैं। 34 फिल्म लोन सर्वाइवर पर सहयोग करते समय वह सेवानिवृत्त नेवी सील मार्कस लुट्रेल के करीब हो गए और तब से दिग्गजों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जोशुआ ली होलोवे, जन्म 20 जुलाई 1969, 2, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें एबीसी टेलीविजन शो लॉस्ट में जेम्स सॉयर, फोर्ड और यूएसए नेटवर्क साइंस फिक्शन ड्रामा कॉलोनी में विल बोमैन की भूमिका के लिए जाना जाता है। पैरामाउंट नेटवर्क वेस्टर्न सीरीज येलोस्टोन के तीसरे सीजन में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। प्रारंभिक जीवन। होलोवे का जन्म कैलिफोर्निया के सैन जोस में हुआ था। वे एक नर्स मां और सर्वेक्षक पिता के 4 बेटों में दूसरे नंबर पर थे। 3 जब वे 2 साल के थे तब उनका परिवार जॉर्जिया के ब्लू रिज पर्वतों में चला गया। उनका पालन पोषण जॉर्जिया के फ्री होम में हुआ। उद्धरण वांछित होलोवे बैप्टिस्ट उपदेशक डॉ. डेल होलोवे और लेखक और द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धबंदी कार्ल होलोवे के रिश्तेदार है। 4 वह रॉबर्ट ई ली के वंशज भी है। 1 होलोवे ने जॉर्जिया के कैंटन में चेरोकी हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1987 में स्नातक किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में रुचि विकसित कर ली थी। उन्होंने जॉर्जिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण 1 तिमाही के बाद छोड़ दिया। 5 आजीविका। होलोवे लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने एक रनवे और प्रिंट मॉडल के रूप में एक सफल कैरियर शुरू किया, जिसमें डोल्से एंड गब्बाना, केल्विन क्लेन और डोना करन जैसे ब्रांड शामिल थे। 5 1993 में होलोवे एरोस्मिथ के गीत क्राइन के वीडियो में एक चोर के रूप में दिखाई दिए, जो एक डिनर से एलिसिया सिल्वरस्टोन का बैकपैक चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करती है। होलोवे ने अंततः अभिनय करना शुरू कर दिया। उनकी पहली भूमिका 1999 में एंजेल के एक एपिसोड में गुड लुकिंग गाय के रूप में थी। उसके बाद कॉमेडी डॉक्टर बेनी में और फिल्मों में अमीगो, मूविंग ऑगस्ट और कोल्ड हार्ट में भूमिका निभाई। इन भूमिकाओं के बाद उन्हें डेविड कीथ और जॉन राइस डेविस के साथ साइंसफाई चैनल की फिल्म सबरेटूथ में उनकी मुख्य भूमिका के लिए पहचान मिली। उन्होंने गुड गर्ल्स डोंट एपिसोड एडिक्टेड टू लव, NCIS एपिसोड माई अदर लेफ्ट फुट, द लियोन डेन एपिसोड सेपरेशन एंग्जाइटी, वॉकर टेक्सास रेंजर एपिसोड मीडिवल क्राइम्स और CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एपिसोड अस्यूम नथिंग में भी काम किया। 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में होलोवे। उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें हिट टेलीविजन सीरीज लॉस्ट में जेम्स सॉयर फोर्ड के रूप में लिया गया। इस शो ने होलोवे को सेलिब्रिटी का दर्जा दिलाया, लेकिन उन्हें अन्य भूमिकाओं के साथ अपनी प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए बहुत कम समय दिया। USA टुडे के अनुसार उन्होंने अपने फिल्मांकन शेड्यूल की मांगों के कारण ब्रैड पिट वेस्टर्न में भूमिका के लिए खुद को विचार से बाहर कर लिया। 6 फिर भी उन्हें थ्रिलर व्हिस्पर में अभिनय करने का समय मिला और उन्होंने कमांड एंड कॉन्कर 3 टिबेरियम वॉर्स में वीडियो गेम की दुनिया में भी कदम रखा। खेल में वह अजय नामक ब्रदरहुड ऑफ नोड खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाते हैं,
जिसकी प्राथमिक भूमिका आगामी लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण जानकारी की आपूर्ति करके खिलाड़ियों की सहायता करना है। मई 2007 में 20वीं शताब्दी फॉक्स ने दूसरी बार होलोवे से संपर्क किया और उन्हें एक्स-मेन 7 जनवरी 2006 में इन टच वीकली ने होलोवे को टेलीविजन पर सबसे हॉट हंक का नाम दिया। 8 उसी महीने होलोवे को ओके पत्रिका के ब्रिटिश पाठकों द्वारा दुनिया भर में 17वें सबसे सेक्सी आदमी के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष उन्हें यूएस वीकली द्वारा हॉलीवुड में दूसरा सबसे सेक्सी स्टार चुना गया था। 9. मार्च 2007 में होलोवे को डेविडॉफ की खुशबू कूल वाटर के लिए दुनिया भर में नए चेहरे के रूप में चुना गया। 10 वसंत 2008 में होलोवे को तुर्की की मैग्नम आइसक्रीम के पहले पुरुष प्रवक्ता के रूप में चुना गया। पिछले मैग्नम प्रवक्ताओं में ईवा लोंगोरिया और एलिजाबेथ हर्ले शामिल है। उसी वर्ष उन्होंने टीवी गाइड की सबसे सेक्सी सितारों की शीर्ष 10 सूची में जगह बनाई। 11. होलोवे 2009 की फिल्म स्टे कूल में दिखाई दिए, जो पोलिश भाइयों द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी थी। कॉमिक बुक रिसोर्सेज के स्तंभकार टिमोथी कैलाहन का मानना है कि कलाकार सल्वाडोर लारोका ने आयरन मैन पर अपने रन के दौरान टोनी स्टार्क के गायन के लिए होलोवे को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया था, जो 2008 में शुरू हुआ था। 12 जून 2010 में होलोवे ने लॉस्ट में अपनी भूमिका के लिए टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटर्न पुरस्कार जीता। सितंबर 2010 में होलोवे को मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के कलाकारों में जोड़ा गया, जो दिसंबर 2011 में रिलीज हुई थी। 2014 में होलोवे ने सीबीएस टेलीविजन शो इंटेलिजेंस में एक साइबर क्राइम एजेंट की मुख्य भूमिका। 2016 में होलोवे ने कॉलोनी में विल बोमन के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जो एक पूर्व एफबीआई एजेंट है, जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए निकट भविष्य में एले कॉलोनी के अंदर बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन को कम करने के लिए व्यावसायिक सरकार के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर है। कॉलोनी ने होलोवे और कार्यकारी निर्माता कार्लटन क्यूस के लिए लॉस्ट रियूनियन को चिह्नित किया। शॉन एडम लेवी, जन्म 23 जुलाई 1968, एक कनाडाई फिल्म निर्माता और अभिनेता है। वह 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के संस्थापक है। उनका काम कई शैलियों में फैला हुआ है और एक निर्देशक के रूप में उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में कुल $3.5 बिलियन की कमाई की है। टेलीविजन निर्देशक के रूप में शुरुआती काम के बाद लेवी को 2000 के दशक में बिग फैट लायर 2002, जस्ट मैरिड 2003, चिपियर बाय द डजन 2003 और द पिंक पैंथर 2006 जैसी कॉमेडी फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचान मिली। इसके बाद उन्हें नाइट एट द म्यूजियम फिल्म फ्रेंचाइजी 2006 से 14 की पहली 3 फिल्मों के निर्देशक के रूप में और सफलता मिली। 2010 की शुरुआत में उन्होंने डेट नाइट 2010, रियल स्टील 2011 और द इंटर्नशिप 2013 सहित फिल्मों का निर्देशन किया, कई कॉमेडी टेलीविजन पायलट विकसित किए और एबीसी सिटकॉम लास्ट मैन स्टैंडिंग का कार्यकारी निर्माण किया। लेवी 2016 की साइंस फिक्शन फिल्म अराइवल के निर्माता थे। 2016 से लेवी नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स पर एक कार्यकारी निर्माता रहे हैं। उन्होंने शो के 4 सीजन में से प्रत्येक के तीसरे और चौथे एपिसोड का निर्देशन किया है। 4 उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीमित सीरीज ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी 2023 का भी निर्देशन किया। लेवी ने हाल ही में रयान रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर फ्री गाय 2021, द एडम प्रोजेक्ट 2022 और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 का निर्देशन किया है, जिसमें बाद वाली उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। 3 प्रारंभिक जीवन। लेवी का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। 5 उनके 2 भाई बहन जोडी और डेबी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में थे। 6 एक किशोर के रूप में उन्होंने मॉन्ट्रियल के सेंट जॉर्ज हाई स्कूल में पढ़ाई की और न्यूयॉर्क के कैटस्किल्स में स्टेजडोर मैनर परफॉर्मिंग
आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया। 7 अभिनय में करियर बनाने के लिए उन्होंने येल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला कार्यक्रम में भाग लिया। 1989 में स्नातक किया। वहां अपने समय के दौरान उनकी निर्देशन में रुचि हो गई और वे फिल्म निर्देशन का अध्ययन करने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। 7 उन्होंने 1994 में यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से एमएफए की डिग्री प्राप्त की। 8 आजीविका। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें। शॉन लेवी। समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान ज्येष्ठ। अगस्त 2024। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 1985 से 1994। प्रारंभिक करियर और शिक्षा। लेवी ने 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करते हुए अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। प्रदर्शन कला का अध्ययन करते हुए उन्होंने ज़ोंबी नाइटमेयर 1987 में अपने अभिनय की शुरुआत की, जो एक कम बजट की हॉरर फिल्म थी जिसमें उन्होंने किशोरों के एक समूह के नेता जिम ब्रैटन का किरदार निभाया था। यह फिल्म मिस्ट्री साइंस थिएटर 3000 के एक एपिसोड में दिखाए जाने के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। वह 1988 की फिल्म लिब्रेस बिहाइंड द म्यूजिक में भी दिखाई दिए। उन्होंने प्रोडक्शन में एमएफए किया, जिसके दौरान उन्होंने 21 जंप स्ट्रीट में अतिथि भूमिका और बेवर्ली हिल्स 90210 में एक आवर्ती भूमिका के साथ अभिनय करना जारी रखा। इस समय से उन्होंने प्राथमिक छोटी और कैमियो भूमिकाओं में भी अभिनय किया है, जैसे कि 30 रॉक में टीवी निर्माता स्कॉटी शोफर के रूप में। 1995 से 2014 निर्देशकीय करियर और 20वीं सेंचुरी फॉक्स। 1990 के दशक के अंत तक लेवी ने मुख्य रूप से निक्लोडियन के द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक और एनीमोर्फ्स जैसे किशोर नाटकों के टेलीविजन निर्देशक के रूप में काम किया। वह डिज्नी चैनल के आने वाले युग के शो द फेमस चेट जैक्सन 1998 से 2002 और इसकी साथी फिल्म 2001 के प्राथमिक निर्देशक और कार्यकारी निर्माता सीजन 3 थे। लेवी द्वारा 2011 में मास्को में किया गया था। उन्होंने 1997 में पारिवारिक फिल्मों एड्रेस अननोन और जस्ट इन टाइम के साथ फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद 2002 में किशोरों की कॉमेडी बिग फैट लायर, जो उनकी पहली नाटकीय रिलीज थी, और 2003 की रोम कॉम जस्ट मैरिड, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। दशक के शेष समय में लेवी ने बड़े बजट की पारिवारिक फिल्मों पर सफलतापूर्वक काम किया, अर्थात चीपर बाय द डजन 2003, द पिंक पैंथर 2006 और नाइट एट द म्यूजियम फ्रेंचाइज 2006 से 2014 का निर्देशन किया और उनकी सभी सीक्वल फिल्मों का निर्माण किया। पहली नाइट एट द म्यूजियम फिल्म लेवी की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल परियोजना थी और 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। लेवी ने 2010 की कॉमेडी डेट नाइट का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें स्टीव कैरेल और टीना फे ने मुख्य भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने ह्यूग जैकमैन अभिनीत विज्ञानफाई ड्रामा रियल स्टील 2011 का निर्देशन शुरू किया। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित इस फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2000 के दशक के मध्य में लेवी और उनकी कंपनी 21 लैब्स ने 20वीं शताब्दी फॉक्स के साथ एक प्रोडक्शन डील पर हस्ताक्षर किए। इसे 2010 में नवीनीकृत किया गया था। 9 इस सौदे के बाद लेवी ने कॉमेडी सीरीज विकसित करने के लिए 20वीं शताब्दी फॉक्स टीवी पर मार्टी एडेलस्टीन के साथ एक नई टेलीविजन कंपनी बनाई। 10, 11 लेवी और 21 लैब्स 2020 तक कंपनी के साथ थे। 12, 13 2011 से
वह टिम एलन सिटकॉम लास्ट मैन स्टैंडिंग के कार्यकारी निर्माता है। 14 उन्होंने अल्पकालिक एबीसी सिटकॉम क्रिस्टेला 2014 से 2015 और इमेजिनरी मैरी 2017 का कार्यकारी निर्माण भी किया। फॉक्स के साथ फिल्म परियोजनाओं में 2012 की बेन स्टिलर, विंस वॉन, जोना हिल कॉमेडी द वॉच, अकीवा शेफर द्वारा निर्देशित, लेवी की कॉमेडी द इंटर्नशिप 2013, नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब 2014, भाई हिम 2016 और द डार्केस्ट माइंड्स 2018 शामिल है। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के लिए इसी तरह की फिल्में बनाईं। लेवी को शुरू में माइनक्राफ्ट के फिल्म संस्करण के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन तब से उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया है। 15、16、 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाहर, लेवी ने मुख्य रूप से पारिवारिक कॉमेडी के बाहर 21 लैब्स की सीमा का विस्तार करने के लिए काम किया। 17 इसमें A24 ड्रामा द स्पेक्टेक्युलर नाउ 2013, एनसेम्बल ड्रामेडी दिस इज वेयर आई लीव यू 2014 और अकादमी पुरस्कार विजेता साइंसफाई फिल्म अराइवल 2016 का निर्माण शामिल था। अराइवल में अपनी भूमिका के लिए लेवी को सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2015 वर्तमान स्ट्रेंजर थिंग्स और नेटफ्लिक्स। लेवी 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्ट्रेंजर थिंग्स का प्रचार करते हुए उन्हें डेविड ओ रसेल और नील बर्गर के बाद अनचार्टेड वीडियो गेम श्रृंखला के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 18 जो कारनाहन ने लेवी के साथ फिल्म की पटकथा का निर्माण करने के लिए काम किया। 19 लेकिन लेवी ने 19 दिसंबर 2018 को इस परियोजना को छोड़ दिया। 20 लेवी को बच्चों की श्रृंखला सेसम स्ट्रीट पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने के लिए जोड़ा गया था, जो सेसम स्ट्रीट प्रेजेंट्स, फॉलो दैट बर्ड और द एडवेंचर्स ऑफ एल्मो इन ग्राउचलैंड के बाद शो की तीसरी मोशन पिक्चर होगी और 2 दशकों में इसकी पहली होगी। 21-22 दिसंबर 2017 में नेटफ्लिक्स ने लेवी के साथ 4 साल के अनुबंध की घोषणा की। स्ट्रेंजर थिंग्स के सफल सीजन के कारण वह स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए विशेष रूप से टीवी प्रोजेक्ट बनाएंगे। 23-2020 में 21 लैब्स ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने सौदे को आगे बढ़ाया और एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 2021 में लेवी ने स्टेफनी परकिंस द्वारा स्लेशर उपन्यास देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस के फिल्म रूपांतरण का निर्माण अपने 21 लैब्स एंटरटेनमेंट लेबल के तहत नेटफ्लिक्स के लिए जेम्स वान के एटॉमिक मॉन्स्टर स्टूडियो के साथ किया। 24, 25, 26 एरिक हेसेसर के साथ उन्होंने 21 लैब्स के साथ नेटफ्लिक्स के सौदे के तहत 2021 नेटफ्लिक्स श्रृंखला शैडो एंड बोन का भी कार्यकारी निर्माण किया, जो कि जेसी मेयली अभिनीत फंतासी पुस्तक श्रृंखला द ग्रिशा ट्रिलॉजी और 6 ऑफ क्राउड्स डुओलॉजी का रूपांतरण है। 27 लेवी ने नेटफ्लिक्स के लिए द एडम प्रोजेक्ट का निर्देशन किया, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स मुख्य भूमिका में थे। शेन ब्लैक, जन्म 16 दिसंबर 1961, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेता है, जिन्होंने लेथल वेपन, द मॉन्स्टर स्क्वाड, द लास्ट बॉय स्काउट, लास्ट एक्शन हीरो और द लॉन्ग किस गुडनाइट जैसी फिल्में लिखी है। उन्हें लेथल वेपन फ्रेंचाइज के मूल निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में ब्लैक को प्रीडेटर 1987 में रिक हॉकिंस की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने 2005 में फिल्म किस किस बैंग बैंग से निर्देशन की शुरुआत की। ब्लैक ने आयरन मैन 3 2013, द नाइस गाइज 2016 और द प्रीडेटर 2018 को लिखा और निर्देशित किया। 2、3、 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्लैक का जन्म और पालन पोषण पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में हुआ। 4 पॉल और पेट्रिसिया एन ब्लैक के बेटे। उनके पिता मुद्रण व्यवसाय में थे। और उन्होंने ब्लैक को हार्डबॉइल्ड फिक्शन में अपनी रुचि विकसित करने में मदद की, जिसमें मिकी स्पिलाने और मैट हेल्म श्रृंखला के कार्य शामिल थे। 5
वह लोअर बुरेल और माउंट लेबनान, पेंसिल्वेनिया के उपनगरीय इलाकों में पलेबरे और बाद में हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष के दौरान फुलरटन, कैलिफोर्निया चले गए। 4 फुलरटन में उन्होंने सनी हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6. उन्होंने यूसीएलए में भाग लिया, जहां उन्होंने फिल्म और थिएटर में पढ़ाई की और 1983 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7. अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना जीवन बनाने का फैसला किया जब उनके सहपाठी फ्रेड डेकर ने उन्हें एक विज्ञान कथा स्क्रिप्ट दिखाई जो उन्होंने एक असाइनमेंट के लिए बनाई थी। वो ब्लैक के बड़े भाई, टेरी ब्लैक, जिन्होंने लघु कथाएं भी लिखीं, ने 1988 की डेड हीट से पटकथा लेखन में कदम रखने का फैसला किया, जिसमें शेन ने एक कैमियो किया था। आजीविका, पटकथा लेखन और अभिनय। स्नातक होने के बाद ब्लैक ने एक अस्थायी एजेंसी के लिए टाइपिस्ट के रूप में काम किया। 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए डेटा एंट्री क्लर्क और वेस्टवुड मूवी थिएटर में एक अशर के रूप में काम किया। आखिरकार उन्होंने वियतनाम में सेट एक अलौकिक थ्रिलर, द शैडो कंपनी, की स्क्रिप्ट के 6 महीने के विकास के दौरान अपने माता-पिता से वित्तीय सहायता मांगी। 5 डेकर की मदद से स्क्रिप्ट ने उन्हें एक एजेंट और मिड-लेवल स्टूडियो अधिकारियों के साथ कई मीटिंग्स दिलवाईं। इसने 20वीं शताब्दी के फॉक्स के अधिकारियों को आकर्षित किया, जो ब्लैक को स्क्रिप्ट फिर से लिखने में रुचि रखते थे। 9. आखिरकार ब्लैक ने लगभग 6 हफ्तों में एक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट, लेथल वेपन, लिखी, जिसने उन्हें वार्नर ब्रदर्स के साथ $250,000 का सौदा दिलाया। पुनर्लेखन के दौरान ब्लैक ने निर्माता जोएल सिल्वर से एक अन्य फिल्म में एक छोटी सी अभिनय भूमिका के लिए पूछा, जिसे सिल्वर उस समय तैयार कर रहे थे, प्रीडेटर, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए ब्लैक ने स्क्रिप्ट में बिना श्रेय के योगदान भी दिया। उसी समय ब्लैक ने डेकर को द मॉन्स्टर स्क्वाड लिखने में मदद की, जो लेथल वेपन और प्रीडेटर के साथ 1987 में सामने आई। 5 तब से ब्लैक ने 5 अतिरिक्त फिल्मों और टीवी सीरीज डार्क जस्टिस के 2 एपिसोड में अभिनय किया है। एक बार जब वार्नर ब्रदर्स ने लेथल वेपन सीक्वल का अनुरोध किया, तो ब्लैक ने उपन्यासकार वॉरेन मर्फी की मदद से लेथल वेपन 2 का पहला ड्राफ्ट लिखा। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ब्लैक ने बाद के साक्षात्कारों में कहा कि वार्नर ब्रदर्स को लेथल वेपन 2 के लिए उनकी मूल स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, जिसका शीर्षक भी प्ले डर्टी था, क्योंकि यह बहुत ही डार्क और हिंसक थी और स्क्रिप्ट के अंत में मुख्य किरदार मार्टिन रिग्स को मारने के उनके फैसले के कारण। ब्लैक इसे अपना सर्वश्रेष्ठ काम और अपनी लिखी सबसे अच्छी स्क्रिप्ट मानते हैं। 11, 12. स्टूडियो के साथ संघर्ष और थकावट महसूस करते हुए ब्लैक ने 6 महीने बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अपने काम के लिए मर्फी के साथ $250,000 के भुगतान में से $125,000 कमाए। 2 साल के विश्राम के बाद ब्लैक ने अपने एक पुराने विचार को लेने का फैसला किया जो लेथल वेपन के निर्माण के दौरान उभरा और इसे एक पूर्ण पटकथा में बदल दिया। परिणाम, द लास्ट बॉय स्काउट ने उन्हें 1991 में $1.75 मिलियन कमाए। 9 ब्लैक ने 1993 में लास्ट एक्शन हीरो के अपने पुनर्लेखन के लिए $1 मिलियन कमाए। 13 उन्होंने 1994 में द लॉन्ग किस गुडनाइट लिखने के लिए $4 मिलियन प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया। 14. रास्ते पर लाने वाला, ब्लैक ने 2005 की किस किस बैंग बैंग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और बाद में 2013 की आयरन मैन 3 का निर्देशन और ड्रू पियर्स के साथ सहलेखन किया, जो 2024 तक दुनिया भर में 25वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 15. ब्लैक ने इसके बाद एज का निर्देशन और सहलेखन किया, जो अमेजन स्टूडियो के लिए संभावित श्रृंखला के लिए एक पायलट था। फिल्म को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज किया गया था, लेकिन इसे किसी श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया। इसके बाद उन्होंने एक्शन कॉमेडी द नाइस गाइज बनाई, जिसमें रसेल क्रो और रयान गोसलिंग ने अभिनय किया और जोएल सिल्वर द्वारा निर्मित किया गया। 16
वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के उत्तरी अमेरिकी अधिकारों को संभाला। 17, जिसे 20 मई 2016 को रिलीज किया गया। 18, ब्लैक ने इसके बाद प्रीडेटर श्रृंखला की चौथी गैर एलियन संबंधित फिल्म द प्रीडेटर का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने फ्रेड डेकर के साथ मिलकर लिखा था। 2, 19, 3, यह फिल्म 14 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी। 20, ब्लैक ने अपने दोस्त स्टीवन वाइल्डर स्ट्रीगल को द प्रीडेटर, साथ ही पहले आयरन मैन 3 और द नाइस गाइज में एक छोटी, बिना ऑडिशन वाली भूमिका के लिए काम पर रखा था। स्ट्रीगल ने 2010 में 6 महीने जेल में बिताए, एक बच्चे को चोट पहुंचाने के जोखिम और कंप्यूटर द्वारा एक नाबालिग को लुभाने के लिए दोषी ठहराया, जब उन्होंने एक 14 वर्षीय लड़की को ईमेल के माध्यम से यौन संबंध बनाने के लिए लुभाने का प्रयास किया था। द प्रीडेटर की एक अभिनेत्री ओलिविया मुन ने स्ट्रीगल के इतिहास का पता चलने के बाद उसके साथ एक दृश्य को हटाने पर जोर दिया। 21, 22, ब्लैक ने शुरू में अपने फैसले और अपने दोस्त का बचाव किया, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ये जो मूवी है इसे पहले भी बनाने की कोशिश की गई है। 19 से एक तरह से मई 2019 को इसे एक तरह से रद्द कर दिया गया था। उससे पहले इसका काम चल रहा था और बाकी अब डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर इसमें थोड़ा सा झलक, जैसा कि मैंने बताया, फाइटिंग सीन हमें देखने को मिले थे। साथ ही इस फिल्म को, जिसमें फिल्म के एक तरह से रद्द सीन होने के बारे में भी बताया गया है और भी कई जानकारी बताई गई है। बाकी अब इसके बाद एक तरह से मेकर द्वारा शायद इस पर काम किया जाना चाहिए और अपकमिंग इसका पार्ट जरूर एक तरह से हमें देखने को मिलने चाहिए। बाकी अभी तक कोई और अपडेट ऑफिशियल नहीं आई है जो मैं आपको बता दूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।